प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़ से यह वीडियो या यह व्याख्यान जो है बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। उनका द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत मनु का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आगे हम मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आप जान ही गए हैं कि मनु कौन है। मनु मनुस्मृति के रचयिता है। मनु मानव धर्मशास्त्र के रचयिता है। मनु मनु संहिता के रचयिता है। मनु भारतीय सभ्यता के सूत्रधार है। मनु भारतीय सभ्यता या संस्कृति के अनुसार प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम विचारक है, प्रथम न्यायाधीश है और प्रथम राजा है। यानी कि मनु जो है वो भारतीय मानव सभ्यता के सूत्रधार है, हमारे पितामह हैं। मनु और श्रद्धा की समस्त भारतीय संतान हैं। ये मनु हैं। उनके बारे में और मनुस्मृति के बारे में, उनके रचना काल के बारे में और कौन सा मत सही है और मनुस्मृति के जो 12 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में किस किस चीज़ का अध्ययन किया गया है उसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ हम 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना मत रखेंगे और 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। पहला, राज्य की उत्पत्ति। देखिए, राज्य की उत्पत्ति। आज हम आधुनिक राष्ट्र राज्य में निवास करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम इसके इतिहास में जाकर यह ज्ञात करें कि वास्तव में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, कैसे हुई। तो भारतीय चिंतन के अनुसार या भारतीय चिंतन की समृद्ध परंपरा के अनुसार और पाश्चात्य चिंतन के अनुसार जो राज्य उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत इसमें प्रचलित हैं। जैसे कि अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के जनक है, वो कहते हैं कि राज्य का जो विकास है पहले छोटे छोटे कस्बे, फिर कबीले, फिर समुदाय, फिर ग्राम, उनसे मिलकर स्वाभाविक रूप से अपने आप बना है। उसी प्रकार से राज्य उत्पत्ति के कुछ और सिद्धांत भी प्रचलित है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तीसरा ऐतिहासिक सिद्धांत। इसके अतिरिक्त अनेक और भी सिद्धांत है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत आदि आदि। यहाँ हमारा लक्ष्य देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा करना है। देखिए, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं। देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में मुख्य रूप से 3 चीज़ें कॉमन है या 3 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होगा। नंबर 2, पहला राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होगा। नंबर 2, राजा वंश परंपरा के अनुसार चुना जाएगा, यानी कि एक ही वंश से होगा। तीसरा, राजा की आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य होगा, अर्थात राजा द्वारा कहे गए वचन ही कानून है। ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो राजा की देवी उत्पत्ति सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं। इन तीनों बिंदुओं को ही राज्य उत्पत्ति के देवी सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए, मनुस्मृति में जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है उसका गहराई से अध्ययन करने के बाद हम ये पाते हैं कि यदि हम मनुस्मृति में दिए गए देवी उत्पत्ति का सिद्धांत और पाश्चात्य यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें दिया गया डिवाइन थ्योरी या देवी उत्पत्ति का सिद्धांत की तुलना करें तो भारतीय चिंतन पाश्चात्य चिंतन से बहुत आगे, बहुत बेहतर है। इस संदर्भ में मनुस्मृति में या प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत है
वो वास्तव में थ्योरी ऑफ स्टेट, ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत है, जबकि पाश्चात्य चिंतन में वो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो मत्स्य न्याय प्रचलित था, यानी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा देती थी, या फिर शक्तिशाली बलशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों को सताता था या पराजित करके उनका शोषण करता था, उस स्थिति से निपटने के लिए सर्वप्रथम दंड यानी कि लॉ यानी कि कानून अस्तित्व में आया, और राजा उस दंड मात्र को प्रवर्तन करने के लिए अस्तित्व में आया है। अर्थात यहाँ कानून की सत्ता है। राजा केवल कानून का प्रवर्तन करेगा, कानून को लागू करेगा और प्रजा की उचित रूप से संरक्षण करेगा। तो ये मनुस्मृति में कहा गया है कि राज्य में सबसे पहले यदि उत्पत्ति हुई है तो वो विधि की हुई है, दंड की हुई है। राजा की उत्पत्ति उसके बाद हुई है। राजा की उत्पत्ति का प्रयोजन विधि को लागू करना मात्र था, विधि का प्रवर्तन मात्र था। जबकि पाश्चात्य चिंतन में हम देखें तो वहाँ राजा ही राज्य है, राज्य ही राजा है। जैसे कि प्रसिद्ध विद्वान फ्रेडरिक हीगल ने कहा है कि पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण ही राज्य है, यानी कि राजा का अवतरण ही राज्य है, यानी कि राजा ही सर्वोच्च है। तो उस संदर्भ में देखें तो मनुस्मृति में जो देव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है वो यद्यपि वंशानुगत हैं, यद्यपि उनकी राजा की आज्ञाओं का पालन सभी को करना होगा और वह ईश्वर का प्रतिनिधि कहलाएगा, किंतु फिर भी वो बहुत से ऐसे विधि विधानों के तहत रहकर ही कार्य करेगा। तो ये देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। अब हम राज्य की प्रकृति के बारे में बात कर लें। देखिए, राज्य की उत्पत्ति देव उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की प्रकृति, जिस प्रकार से राजा की उत्पत्ति या राजा की उत्पत्ति का प्रयोजन था, उस प्रयोजन के परिणाम फलस्वरूप ही राज्य की प्रकृति भी निर्धारित होगी। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा का मुख्य लक्ष्य या विधि का मुख्य लक्ष्य प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन है, अर्थात प्रजा की रक्षा करना और उसका रंजन करना और राज्य की सुरक्षा प्रदान करना है। उस संदर्भ में देखें तो राज्य की जो प्रकृति है वो सैद्धांतिक रूप से निरंकुश है, किंतु व्यवहारिक रूप से या दंड की व्याख्या करें तो राजा अनेक विधियों के अधीन है। जैसे कि अब इसको दो तर्कों में हम देख के समझ सकते हैं इसकी प्रकृति को। सबसे पहले प्रकृति कि राज्य की देव उत्पत्ति के अनुसार राज्य की प्रकृति निरंकुश है। इसके तर्क नंबर 1, चूँकि सबसे पहली शर्त जो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, दूसरी वो एक वंश परंपरा के आधार पर ही चुना जाएगा, और तीसरी उसकी आज्ञाओं का पालन अनिवार्य होगा। ये तीनों ऐसी शर्तें हैं जो राजा को निरंकुश बनाती है, जो राजा को संप्रभु बनाती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि शासन पर एक बालक विराजमान है, यानी कि बालक राजा बनता है अपनी शिशु अवस्था में, तो उसके कहे गए वचन भी कानून सम्मत होंगे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो राज्य की प्रकृति जो है देव उत्पत्ति के अनुसार वो निरंकुश साबित होती है। और इसमें जो राजा पे प्रतिबंध लगाए हैं वो आदर्शात्मक धार्मिक मतों पर आधारित है या धार्मिक उस पर आधारित है। जैसे मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि राजा विधि का उल्लंघन करता है, दंड का उल्लंघन करता है, तो वह बंधुओं बांधवों सहित नरक में जाएगा या बंधुओं बांधवों सहित उसे पाप लगेगा। यदि राजा गलत तरीके से कर वसूली करता है तो जनता का
के हिस्से का 1/4 भाग पाप राजा को लगेगा। किंतु ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं राजा पर, शासक पर, वो उतने लॉजिकल और उतने तथ्यात्मक नज़र नहीं आते। इस प्रकार से पहला जो धारणा बनती है राज्य की प्रकृति की, वो निरंकुश साबित होती है। दूसरे तर्क में हम आ जाते हैं कि मनुस्मृति में राज्योत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की प्रकृति लोक कल्याणकारी है, निरंकुश नहीं है। जैसे नंबर 1 जो सिद्धांत बताया गया है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होगा। इसका अर्थ यह है कि राजा उन सभी 7 तत्व बताए गए हैं इसमें, जैसे चंद्रमा है, वरुण है, सूर्य है, अग्नि है, कुबेर है, यम है। इस प्रकार के जो 7 तत्व हैं, 7 तत्व का अर्थ है कि उसमें उन 7 दिव्य गुण सम्मिलित होंगे। वो बहुत ही सुशिक्षित प्रशिक्षित होगा, वो हर तरह से ज्ञानवान होगा, त्यागी होगा, तपस्वी होगा, और जनता के मन में उसके लिए सदैव कल्याणकारी योजनाएं बनाना उसका लक्ष्य होगा। तो इस प्रकार से वो प्रजा के अहित में कभी भी कार्य नहीं करेगा। अर्थात राजा जो है उन 8 दिव्यालों से या 8 प्रकार के जो गुण हैं उनसे विभूषित होगा, इसलिए वो गलती नहीं करेगा। दूसरा जो तर्क बताए गए हैं कि राजा जो भी निर्णय लेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। मनुस्मृति में 7 प्रकार के 7 सदस्यों का मंत्रिपरिषद बताया गया है, तो उनकी सलाह से कार्य करेगा, जिसके कारण गलती की गुंजाइश नहीं